नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास नंबर 33 के अंतर्गत इससे पहले वाला टॉपिक देखा था साइंस का। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 34 में खनिज लवण, विटामिन, रेसे सारी चीजें कंप्लीट आपकी आज की इस क्लास में हो जाएंगी। जो आपका चैप्टर चल रहा था यहाँ पर मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, तो थ्योरी पोर्शन आज हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। काफी अलग अलग क्लासेस में हमने इसको जो है इसके अंतर्गत के जो पार्ट हैं उसको जो है वो देखा है। और प्रश्न अभी बाकी हैं। प्रश्न आज भी हम देखेंगे, पर आगे भी अभी हम प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कुछ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खनिज लवण की, मिनरल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। तो हमारे शरीर में आयनों के रूप में सूक्ष्म मात्रा में जो खनिज लवण होते हैं वो पाए जाते हैं। तो खनिज लवण होते तो हैं, किस रूप में होते हैं? तो आयनों के रूप में जो है वो होते हैं। शरीर के कुल भार का लगभग 4 से 5% अंश बनाते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो हमारे शरीर में खनिज लवण जो है वो होते हैं। तो 4 से 5%। ये शरीर की जो क्रियाशीलता है उसको बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक जो है वो होते हैं। अब जो खनिज लवण है इनके अंतर्गत हम दो आधारों में जो है इसको विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका अधिभार तत्व। अधिभार तत्व नाम से ही, अधि मतलब ज्यादा मात्रा में, भार मतलब वैसे भी वेटेज के संदर्भ में बोलते हैं। तो बल्क एलिमेंट जो है इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं जिनकी मात्रा जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिसे हम ट्रेस एलिमेंट जो है वो कहते हैं। अब इसमें अलग अलग हम देखेंगे भी कौन कौन से होते हैं, क्या उनके स्रोत होते हैं, क्या उनकी दैनिक आवश्यकता होती है, और क्या होगा जब उसकी कमी हो जाएगी। तो एक तरफ खनिज तत्व होंगे, दूसरी तरफ उसके स्रोत होंगे, और सबसे पहले हम देख रहे हैं अधिभार तत्व यानी कि बल्क एलिमेंट को। तो सबसे पहला आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है किसमें पाया जाता है, किसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं? तो जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, अनाज है, इन सभी से जो है वो प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकता के तौर पर आप ये याद रख सकते हैं कि हमारे जो दांत हैं, हड्डियां हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम जो है वो चाहिए होता है। तो अगर जीवन की बात करें तो दांतों और हड्डियों की रचना हो गया, रुधिर स्कंदन में भी हेल्प करता है, तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य जो है उसमें भी हेल्प करता है। तो ये इसके दैनिक आवश्यकता आप कह सकते हैं हो जाएगी। कमी से क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? तो दांत और हड्डियां दुर्बल हो जाएंगी, शरीर की जो वृद्धि होगी वो कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी। ये इसकी कमी से प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा आपका है फास्फोरस। फास्फोरस दूध, मांस, अनाज, ये सभी इसके सोर्स हैं, यहां से जो है वो प्राप्त होता है। अब फास्फोरस की बात करें तो दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का जो घटक है, उन सभी रूप में जो है फास्फोरस का यूज होता है। और इसमें भी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है कि जो दांत और हड्डियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, शरीर की जो वृद्धि है वो प्रभावित होती है। तीसरा देखते हैं आपका गंधक, जिसे हम कहते हैं सल्फर। इसके अगर स्रोत की बात करें तो भोजन की कई अनुबद्ध प्रोटीन्स, ये जो है इसके स्रोत में आ जाएगा। अगर बात करें कि क्या दैनिक जीवन में यूज है, तो मैंने आपको बताया भी था, आपको इससे पहले मैं अमीनो अम्ल पढ़ा चुका हूं। तो अमीनो अम्ल जो है उसके घटक के रूप में आप कह सकते हैं, कई अमीनो अम्ल का जो घटक है वो इस रूप में यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें इसकी कमी, तो इसकी कमी से, गंधक की कमी से प्रोटीन की कमी, प्रोटीन उपापचय की जो गड़बड़ियां हैं वो सब देखने को जो है वो मिलती है। चौथा आपका है पोटेशियम। पोटेशियम जो है मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियां, इन सभी से प्राप्त होता है। और अगर बात करें इसका दैनिक जीवन में यूज, तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, इनमें जो है वो ये वर्क करता है। बेसिकली आप जल अम्ल क्षार संतुलन जो है वो याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसकी कमी से, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशियों की दुर्बलता जो है वो देखने को मिल सकती है। पांचवा है आपका क्लोरीन। प्राप्त होता है तो आप कहेंगे खाने वाला जो नमक होता है उसके माध्यम से। और अगर बात करें इसकी दैनिक जीवन के हिसाब से, तो अम्ल क्षार संतुलन है, जठर रस का घटक है, उसके रूप में यूज होता है। और अगर बात करें इसकी कमी की, तो इसकी कमी से जो है भूख की कमी हो सकती है, पेशियों में ऐंठन हो सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। सोडियम भी जो है वो खाने वाला जो नमक होता है उसी से प्राप्त होता है। और अगर बात करें इसका प्रभाव, तो सेम वही अम्ल क्षार संतुलन वाला इसमें भी रहेगा। और अगर बात करें इसकी कमी से, तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर, भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन, ये सारी चीजें। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अनाज, हरी सब्जियां, इनसे प्राप्त होता है। और ये जो है आपका लास्ट होगा जो हम देख रहे थे अधिभार के कैटेगरी के अंतर्गत,
तो उसमें मैग्नीशियम भी आता है। तो अनाज, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें। अगर बात करें कि दैनिक जीवन में उपयोग के तौर पर, तो जो उपापचयी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें जो है ये सहायक होता है, और अगर कमी हो जाए तो उपापचयी जो प्रतिक्रियाएं उनकी गड़बड़ी हो जाएगी, और अगर वो गड़बड़ हो गए तो तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। तो ये आपके नाम भी आपको पता होना चाहिए, केवल और केवल इसके अंतर्गत ना पूछकर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जो अधिभार में आता है या जिसकी अधिक आवश्यकता होती है इस प्रकार से। तो गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। अब बात करते हैं वो जो कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व में आते हैं, जिनको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला लौह। अच्छा, इस चीज को भी समझ लीजिए, आपके दिमाग में आएगा कि ये सूक्ष्म कैसे जरूरी है, वो अधिक कैसे जरूरी है। जैसे अभी हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम जो है वो हमें जैसे दूध, पनीर उनसे प्राप्त हो रहा है, तो उसकी जो मात्रा होगी वो लगभग 500 mg होगी। वहीं अगर लौह की बात करें तो मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां इनसे प्राप्त करेंगे तो ये मात्र 20 mg जो है इसकी मात्रा होगी। तो इस प्रकार से भी आप इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोहे की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी से रक्तक्षीणता, दुर्बलता, शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो वो चीजें याद रख सकते हैं। अगला आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसमें पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन, इनसे जो है ये प्राप्त होता है। और अगर बात करें दैनिक आवश्यकता, तो हड्डियों और दांतों की सुरक्षा के लिए जो है ये आवश्यक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है जब कमी हो जाएगी तो जब हड्डी और दांतों की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं दांतों की दुर्बलता देखने को मिलेगी, और इसकी अधिकता से भी जो है वो एक रोग होता है जिसका नाम होता है फ्लोरोसिस। वो भी यहां पर मैं लिख देता हूं कि ऐसा नहीं कि हर चीज की कमी से ही जो है वो प्रभावित होता है। तो फ्लोरोसिस, फ्लोरीन से ही नाम बना है, तो ऐसे याद रखने में आपको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्लोरोसिस जो है ये होता है जब फ्लोरीन की अधिकता होती है। और फ्लोरोसिस जो रोग होता है इसमें जो दांत होते हैं वो चितकबरे हो जाते हैं। मैंने बताया ना उसी में ही हेल्प करता है, तो दांत चितकबरे हो जाते हैं। अगला 10वां, जिंक। जिंक जो है आपका अनाज, दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन इनसे प्राप्त होता है। जल अपघटन अर्थात जो पाचन एंजाइम है उसके कार्यों में जो है हेल्प करता है। और कमी से अगर देखें तो सुरक्षा तंत्र जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, वृद्धि प्रभावित होती है। 11वां है तांबा। तो मांस, मेवा, फलियां, हरी सब्जी, समुद्री भोजन ये सभी हो जाएंगे। और अगर बात करें इसके महत्व की, तो ऊतक ऊतक जो होते हैं उनमें जो है ये हेल्प करता है। और अगर बात करें कमी की, तो संयोजी ऊतक और जो रुधिर वाहिनियां हैं उनकी दुर्बलता देखने को मिलती है। 12वां आपका मैग्नीज है। इसमें मेवा, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल ये सभी स्रोत हैं। और मैग्नीज जो है इसका महत्व आप कहेंगे यूरिया संश्लेषण में जो है वो होता है। फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित कुछ प्रतिक्रियाएं भी होती हैं उसमें भी होता है। कमी से बात करें तो अस्थि, उपास्थि इनकी वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है। 13 है पॉइंट आयोडीन। दूध, समुद्री भोजन, पनीर, आयोडीन युक्त नमक इनसे जो है वो, केवल आयोडीन नहीं, यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक पूरा होगा, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक, इनसे जो है वो प्राप्त होता है। अगर बात करें महत्व, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका महत्वपूर्ण घटक होता है। और अगर आयोडीन की कमी हो तो घेंगा नामक रोग होता है। ये तो आपने पहले भी सुना होगा। अगला आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है दूध, पनीर, मांस इन सब से प्राप्त होता है। और ये जो है विटामिन, जो महत्व की अगर बात करें तो विटामिन जो B12 होता है इसका महत्वपूर्ण घटक जो है वो होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, तो रक्त क्षीणता होता है। इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको याद अवश्य रखिएगा, क्या होता है, रक्त क्षीणता। 15 है आपका, इसको तरफ कर देते हैं, सेलेनियम। सेलेनियम मांस, अनाज, समुद्री भोजन इन सब से प्राप्त होता है। कई एंजाइमों का सहायक होता है ये। विटामिन ई जो है उसके लिए भी सहायक होता है, तो विटामिन ई से संबंधित है, याद रख सकते हैं। और अगर बात करें कमी की, तो पेशियों की पीड़ा, हृदय पेशी क्षय, ये सभी चीजें इसके कमी में आ जाएंगी, यानी कि कमी का प्रभाव में आ जाएंगी। 16 है क्रोमियम। जो ईस्ट, समुद्री भोजन, मांस, कुछ सब्जियों से प्राप्त होता है। और इसमें ग्लूकोज और अपचयी उपापचय जो है उसमें हेल्प करता है। और कमी तो ग्लूकोज उपापचय से संबंधित होती है। लास्ट आपका है मॉलिब्डेनम।
ये जो है अनाज, फलियां और कुछ सब्जियों से प्राप्त होता है। ये एंजाइमों का सह घटक होता है अगर महत्व को याद करना है, और कमी से आप उसी से संबंधित जो है एंजाइमों से संबंधित जो है वो जो गड़बड़ियां हैं वो देखने को मिलती हैं, ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम विटामिन की। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो लाइक और शेयर आप अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो बात करते हैं विटामिन की। विटामिन की बात करें तो खनिज लवणों की भांति ही विटामिन की जो अल्प मात्रा होती है वो शरीर को सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। परंतु एक चीज आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि विटामिन से ऊर्जा जो है वो नहीं मिलती है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अन्य पदार्थ जो है, ईंधन जो है, उनके संश्लेषण और सही उपयोग का नियंत्रण का कार्य जो है वो करते हैं। तो कार्य आपको दिमाग में होना चाहिए, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं ये दिमाग में होना चाहिए। कमी से क्या होता है, इनकी कमी से शरीर में बहुत से उपापचय संबंधी रोग हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व का नाम भी दिया जाता है। इनकी कमी से उत्पन्न रोगों को अपूर्णता रोग या हीनता जन्य रोग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब विटामिन के खोज कहाँ हुई, किसने की, कैसे आया, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो 1881 में MI जो लूनिन है, इन्होंने विटामिन जो है उसकी खोज की ओर जो है वो बताया कि स्वास्थ्य शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन अज्ञात पदार्थों की भी सूक्ष्म मात्रा जो है वो आवश्यक होती है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये चीज आवश्यक होती है। खोज इन्होंने नहीं की, इस चीज को ध्यान दीजिए। इन्होंने केवल ये बताया कि भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त जो है, जो अज्ञात पदार्थ होते हैं उनकी भी सूक्ष्म मात्रा जरूरी होती है। तो इन्होंने ये तो समझ लिया कि कुछ होता है, पर विटामिन की खोज की ओर थोड़ा सा एक दिशा प्रदान की, उस संदर्भ में इनका आप नाम याद रख सकते हैं। पर अगर बात करें खोज की, तो जो ई कमान है, उन्होंने लूनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी बेरी का जो रोग है वो आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुतायत से होता है। तो ये जो बेरी बेरी रोग है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है कि किससे होता है, पॉलिश किए गए चावल से, कौन सा रोग, बेरी बेरी, और साथ ही साथ किन्होंने समर्थन किया उनका नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसी सब ज्ञान के आधार पर बाद में हॉपकिंस और फुंक 1912 में इन्होंने विटामिन मत जो है वो प्रस्तुत किया और बताया कि ऐसा प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से जो है वो होता है। और अगर बात करें खोजकर्ता के रूप में, तो फंक जो है इन्हीं का नाम देखने को मिलता है, हॉपकिंस भी नहीं देखने को मिलता है। अधिकतर जगह कभी भी क्वेश्चन ये पूछा गया है तो फुंक ही आपको जो है वो याद होना चाहिए, अगर आएगा तो ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप जो लूनिन है, ई कमान है, खोजकर्ता के रूप में चाहें तो याद रख सकते हैं, पर फंक आपको जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन शब्द का उपयोग किया था, वो भी देखिए लास्ट में यहाँ पर बताया गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। बात हो रही है यहाँ पर हॉपकिंस और फुंक की। मैंने कहा हॉपकिंस और फुंक दोनों ने मिलकर जरूर किया था, पर अधिकतर जगह फुंक नाम देखने को मिलता है। बाकी नाम आप दोनों याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो विटामिन या तो स्वयं उपापचय जो उत्प्रेरक होते हैं अर्थात एंजाइम है, या विक्रो के सह एंजाइम जो है उनका काम करते हैं, या सह एंजाइम के संयोजन में भाग लेते हैं। इस प्रकार ये उपापचयी जो अभिक्रियाएं होते हैं उसमें उत्प्रेरक का नियंत्रण करते हैं। शरीर में इनका संचय बहुत कम होता है, इनकी अधिकांश मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन जो है वो रहता है। अब तो इस पूरे पॉइंट में आपको याद क्या रखना है कि संचय नहीं होता है, संचय जो है वो बहुत कम मात्रा में विटामिन का जो है वो होता है। जैसे विटामिन सी आपका है, वो संचय नहीं होता है, अधिकांश मात्रा जो है वो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। तो इसीलिए विटामिन सी जैसे नींव खट्टे फल होते हैं ना, तो समय समय पर लेते रहने चाहिए। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत टाइप्स, यानी दो श्रेणी। तो जीवों में अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है। इनमें से हमारे भोजन में दो का होना आवश्यक है, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। यहां से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों के जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक से बता चुका हूं, वो भी आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें आपका विटामिन B1, B2, इसी प्रकार आगे B5 है, B6 है, बी पेंटोथेनिक, यहाँ नंबर नहीं लिखा है, पेंटोथेनिक ये 3 होगा आपका B3 का। इसी प्रकार बायोटिन है, ओलिक अम्ल समूह, इनके जो सबके नाम हैं हम अलग से देखेंगे, केवल आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से हैं।
जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है, ऐसे शॉर्ट में याद कीजिए, कीड़ा आपको याद रखना है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जो बचे दो विटामिन, विटामिन बी और सी, वो इसमें जो है वो आएंगे। अब जो विटामिन बी है उसके अंतर्गत जितने भी सब कैटेगरी है ना, B1 B6 इस तरीके से वो भी सब आ जाएंगे, और विटामिन सी भी जो है वो आएगा। तो अभी केवल ये है। अब देखिए हम इनका जो नाम है वो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, इनकी विटामिन जो है उनके क्या स्रोत होते हैं और क्या उसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है विटामिन B1, जिसका थायमीन जो है वो रासायनिक नाम होता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस इन सब से प्राप्त होता है। अगर बात करें कमी से, तो आपसे रोग ही पूछा जाता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक जो है वो रोग होता है। तो रोग आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। यहाँ पर प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पर अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको साथ में देख लेंगे। दूसरा आपका है B2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। नाम यह वाले पूछे जाते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, जिगर, मांस इन सब से जो है वो प्राप्त होता है। और इसकी कमी का जो प्रभाव है क्या देखने को मिलता है, तो किलोसिस नामक जो है वो रोग देखने को मिलता है। फिर है आपका B5। B5 जो है वो निकोटिनिक अम्ल जो है वो होता है इसका रासायनिक नाम। ये भी ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फलियां इनसे जो है वो प्राप्त होता है। और एक सेकंड, यहाँ पर B5 का नाम जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। B5 का निकोटिनिक नहीं होता है, ये जो है पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये आपका जो है वो B5 होता है। इसको हम यहाँ से काट रहे हैं। B5 जो है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। और B5 की जगह जो यहाँ पर B3 होना चाहिए था, वो यहाँ पर हम अलग से लिख दे रहे हैं। तो B3 जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। नियासिन। इतना सा आपको जो है वो याद रखना है, B3 का नियासिन। और B5 जो है आपका ये पेंटोथेनिक अम्ल होता है। फिर B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन जो है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर इन सबसे प्राप्त होता है। B3 के संदर्भ में एक पॉइंट आपको ये भी अवश्य रटा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि विटामिन जो B3 है इसकी कमी से कौन सा जो है वो रोग होता है। तो पेलाग्रा नामक रोग होता है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको जो है वो रट लीजिएगा, इसीलिए मैंने अलग से जो है यहाँ पर लिख दिया है। पेलाग्रा नामक रोग जो है वो होता है विटामिन B3 जो है उसकी कमी से, जिसका नाम रासायनिक नाम नियासिन है। यहाँ पर थोड़ा सा नाम B3 और B5 आपस में इंटरचेंज हो गए थे। बाकी यहाँ पर B6 को पाइरिडॉक्सिन याद रखना है, B5 जो है वो उसका नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। चलिए आप बात करते हैं आगे। अगला है एच बायोटिन। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इन सभी में होता है। कमी से इसमें चर्म रोग या बालों का झड़ना ये सब देखने को मिलता है। B9 फॉलिक अम्ल जो है वो होता है, और इसमें अगर देखेंगे स्रोत वैसे याद करने की आवश्यकता ऐसी कोई है नहीं, गिने चुने आपको पता होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी है, क्योंकि ये सब सभी नहीं पूछे जाते हैं। अधिकतर जो है कमी से होने वाला रोग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे B9 की अगर बात करें तो रक्त क्षीणता देखने को जो है वो मिलती है। रक्त क्षीणता हो गया, या फिर आपका ये कह सकते हैं कुंठित वृद्धि जो है वो इस तरीके के देखने को मिलते हैं। फिर B12 की बात करें जिसका नाम है साइनोकोबालेमिन, इसका स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया ये सब हैं। और अगर इनके कमी से होने वाले रोग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, रक्त क्षीणता भी देखने को मिलता है, ये सब। फिर विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये मैंने बताया जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनमें देखने को मिलता है। उसके अलावा टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल जो है उनमें भी देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा जो है वो रोग होता है, तो स्कर्वी नामक जो है वो रोग जो है वो होता है। 10वां देखते हैं। अब यहाँ से आपके वसा में घुलनशील हैं, जितने वो अभी तक देखे वो सब जल में घुलनशील वाले थे। और ट्रिक मैंने हमने पहले ही बता दी कि जो वसा में घुलनशील वाले हैं वो KEDA 4 आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला ए देख रहे हैं, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ये अगर कहाँ से पाया जाता है तो आपका दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, कैरोटीन रंगाओं से जिगर, इस आंतरिक जो श्लेष्मा है उसकी कोशिकाओं के निर्माण में। मेन आपको यहाँ पर रोग याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक जो है वो रोग होता है, ये जो है आपसे पूछ लिया जाता है। फिर
डी विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे इन सब से ही प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कमी से अगर देखें तो सूखा रोग जो है वो होता है। और सूर्य का प्रकाश जो है इसका प्राकृतिक स्रोत होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम। तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी जो है सोयाबीन, ये सबसे प्राप्त होता है। प्रभावित क्या करता है इसकी कमी से? तो जनन क्षमता की कमी, जनन संबंधी रोग जो है उसमें देखने को जो है वो मिलते हैं। और विटामिन के जो है नेफ्थोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, जिगर, टमाटर, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया इन सब में देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसकी कमी का प्रभाव, तो जो रक्त का थक्का है, जैसे अगर कहीं चोट लग गई तो वो पहना जो है जम अगर इसकी कमी होगी तो बंद नहीं होगा। तो रक्त का थक्का ना जमने से अधिक जो है वो ब्लड बह जाएगा, उससे संबंधित होता है विटामिन के। तो ये आपका पूरा विटामिन भी खत्म हुआ। खनिज लवण हमने इससे पहले देख ही लिया। अब लास्ट हमारा इसका टॉपिक है जो कि आपका है रेसे। रेसे क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं? तो रेसे हमारे जो भोजन होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यद्यपि हमें रेसों से ना तो कोई ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि रेसों से ऊर्जा नहीं मिलती है, ना ही इससे प्रत्यक्ष रूप से कोई पोषण प्राप्त होता है, तो इससे कोई पोषण भी नहीं मिलता है। किंतु ये हमारी आहार नाल की सफाई के लिए, एंजाइम क्रिया को सतह प्रदान करने के लिए और आसानी से मल निष्कासन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जितना ग्रीन पॉइंट से लिखा है ये आपके दिमाग में अवश्य रटा होना चाहिए, क्योंकि इसका कार्य क्या है एक्चुअल में वो यहाँ पर जो है वो समझाया गया है। बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड सबसे अधिक पाए जाने वाले रेशे होते हैं। इनसे हमारे भोजन की मात्रा जो है वो बढ़ती है। तो कुल मिलाकर अच्छा डाइजेशन हो वो आपका रोल अदा करते हैं रेशे। बात करते हैं इनके भी अंतर्गत। तो रेशों की जो अच्छा महत्व और कार्य से देखने से पहले एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें भी दो भागों में बांटा जाता है, एक पानी में घुलनशील रेशे और एक पानी में अघुलनशील। तो जो पानी में घुल जाते हैं उनमें आपका पैक्टिन आप एक उदाहरण याद रख सकते हैं, जो कि पानी में जो है वो घुल जाता है। और एक और होता है म्यूसिलेज, वो भी याद रख सकते हैं। और जो पानी में नहीं घुलते हैं अघुलनशील, उसमें हेमीसेल्युलोज, सेलुलोज। तो अगर एक याद रखना है तो सेलुलोज जो है वो याद रख सकते हैं। एक एक आपके दिमाग में जो है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं महत्व और कार्य की। तो अधिकता रेशे की जो अधिकता वाला भोजन होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। आंतों में जो ट्यूमर है उससे नहीं बनता है, उसकी जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, आंतों में ट्यूमर वगैरह जो हो जाता है। फिर बात करते हैं आगे। तो भोजन में पर्याप्त रेशों की उपस्थिति में जो गुर्दे की पथरी होती है ना, उसकी संभावना जो है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। भोजन में रेशों के कारण ही भोजन की मात्रा अधिक होती है। फलतः पाचन मार्ग की जो गतिशीलता है वो जो है आपका बढ़ जाती है। ये सब इसके महत्व हैं। भोजन जो है उसमें रेशों की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको भी कम करती है। पानी अवशोषण की जो क्षमता होती है वो रेशों में अपने वजन से 15 गुना ज्यादा होती है। इसके कारण मल में जल की मात्रा जो है वो अधिक बनी रहती है, जिससे कब्ज वगैरह की शिकायत भी नहीं होती है। और इसके मुख्यतः स्रोत मैंने बताया था ना, जो सैलेड होता है, सलाद है, अनाज की जो बाह्य परत है, सब्जियां हैं, दलिया है, ये सभी जो है वो आपका होता है। तो ये तो अच्छे पॉइंट है, वैसे याद करने वाला कुछ नहीं है, पढ़ने मात्र से ही चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। और लास्ट हमारा एक और है संतुलित आहार। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। तो वो आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य रहने के लिए सभी पोषक तत्व होते हैं मौजूद, उन्हें हम कहते हैं संतुलित आहार। ये व्यक्ति पर उसकी एज के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग व्यक्ति पर जो है वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन कितना जो है किसको आहार की कितनी आवश्यकता है, मात्रा है, उस पर डिपेंड करता है। बैलेंस डाइट सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा प्रदान उत्पन्न करने लायक भोजन जो है उसकी आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 60-70 ग्राम वसा और अन्य आवश्यक तत्व जो है उनका होना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग टॉपिक में हम वसा, कार्बोहाइड्रेट सब पढ़ चुके हैं, सब पिछली वाली क्लासेस में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। टोटल 5 प्रश्न देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। परंतु अगली जो क्लास होगी, थ्योरी हमारी आज समाप्त हो जाएगी, पूरी समाप्त हो जाएगी नहीं, समाप्त हो गई मतलब। और अब अगली वाली क्लास में हम
प्रश्नों की प्रैक्टिस ही जो है वो करेंगे। प्रश्न थोड़े से इसमें ज्यादा बन सकते हैं, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े करके प्रश्नों को जो है 1-2 दिन देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, मोनोसाइट, लाल रक्त कणिका। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो बाद में भी देख सकते हैं, परंतु देख अवश्य लीजिए ताकि जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आप प्रिपेयर हो। यही वाला प्रश्न हमने पिछले वाले जो क्लास थी उसमें पूछा भी था। तो बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं अब आंसर की। तो आपका इन चारों में से लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, मोनोसाइट और लाल रक्त कणिका में प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु जो है वो सही होगा। रक्त की जो प्लेटलेट है उसका जो कार्य है वो क्या होता है, जो रक्त का थक्का है वो जमाने का। जैसे ब्लड बहरने लगता है ना, जैसे कुछ कट वगैरह लग जाए तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उसके ऊपर एक लेयर जमा देती हैं और उससे क्या होता है, जो रक्त का थक्का होता है वो रुक जाता है। मतलब बहना जो है वो, रक्त का जो बहना है वो रुक जाता है, थक्का जम जाता है। तो इनके जो निर्माण है उसमें जो विटामिन के है, अभी हमने बताया आपको कि वो जो है वो सहायक होता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अगर बात करें कणिकाओं की, तो जो आपका लिम्फोसाइट्स है, आपका मोनोसाइट है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है, और आपका सी वाला ऑप्शन में दे रखा है, ये दोनों ही जो WBC हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम कहते हैं, उनके प्रकार होते हैं। जबकि जो RBC होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो किस युक्त होती है, वो हीमोग्लोबिन युक्त होती है, ऑक्सीजन का संवहन का कार्य जो है वो करती है। तो यहाँ पर लाल रक्त कणिका के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये हीमोग्लोबिन युक्त होती है। और बाकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट मैंने बता दिया, और आंसर यहाँ पर बी वाला ही सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक अचल संधि है? सिर और गर्दन के मध्य धुराग्र पाइवेट संधि, कोहनी की कब्जा संधि, कपाल की अस्थियों के मध्य संधि, कंदुक खल्लिका संधि। कौन सा इनमें से सही होगा? अचल संधि का उदाहरण इनमें से पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो कपाल की जो अस्थियां होती हैं उनके मध्य जो संधि होती है उसको हम रखते हैं किसमें, तो कहेंगे आप अचल संधि में रखते हैं। बाकी इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग आधार पर जो है इनको बांटा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका कपाल की अस्थियों के मध्य संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा, कि एक तरफ विटामिन दे रखे हैं, एक तरफ उनके रासायनिक नाम दे रखे हैं। सभी हमने बता दिया आपको, अब आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा किससे मैच होगा। इसकी ट्रिक भी हम बहुत पहले बता चुके हैं, रथ पर एक टॉपिक वाली, वो जीके वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रा से स्टार्ट होता है, तो रेटिनॉल आपका जो है ये फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। विटामिन सी का नाम क्या होता है रासायनिक, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आप देखिए ऑप्शन जो है वो पहला वाला दे रखा है, इस वाले से जो है वो मैच हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ है लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो फोर्थ और फर्स्ट किस में है, फोर्थ फर्स्ट देखिए बी में भी है और सी में भी है, और तो आपका है नहीं। तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर जो है वो होगा। अगर विटामिन B1 की बात करें तो इसका क्या रासायनिक नाम होता है, थायमीन होता है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। बचा B2, इसका जो है वो राइबोफ्लेविन होता है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका थर्ड है, तो सबसे पहले थर्ड वाला जो है वो बी वाले ऑप्शन में है, फिर 2, फिर 4, फिर 1, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है इनके रासायनिक नाम से। कई बार क्या होता है, ABC के तो हमको पता होता है, बी के अंतर्गत जो B1, B2, B6 ये सब आते हैं उनको नहीं पता होते हैं, तो उनको भी आपको याद करना जरूरी है। अगला देखते हैं कि कौन सा विटामिन है जो हमारे नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। तो बताइए नेत्र संबंधी कौन सा विटामिन है। पर यहाँ पर नेत्र की बात उस संदर्भ में नहीं कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि संक्रमण से रक्षा करता है। तो ये भी ध्यान में जो है वो रखिएगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बिल्कुल आपका विटामिन ए ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। विटामिन ए मैंने बताया इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नेत्र से ही संबंधित होता है, जहाँ पर रात में जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो नेत्र से संबंधित है। तो आप ए से ऑप्शन से, यहाँ पर प्रश्न में भी जो पूछा गया है नेत्र और त्वचा से, उसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो ये संक्रमण से रक्षा करता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। गलत मिलान को आपको जो है वो पहचानना है। तो यहाँ पर निद्रा रोग, अमीबी पेचिस और छोटी माता चिकन पॉक्स, मलेरिया, इस तरीके से 4 दे रखे हैं ऑप्शन। बताइए कौन सा यहाँ पर गलत है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं।
लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चारों में से कौन सा गलत है। तो आपका यहाँ पर छोटी मात्रा चिकन पॉक्स जो है वो जीवाणु से नहीं होता है, यही आपका जो है वो गलत है। ये जो है वो विषाणु के द्वारा जो है वो फैलता है। तो यहाँ पर आपका जीवाणु जो है ये गलत हो जाएगा और इसकी जगह हो क्या क्या, तो इसकी जगह विषाणु जो है वो होगा। बाकी देखिए जितने ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी एक बार दिमाग में रखिए। निद्रा रोग, ट्रिपैनोसोमा, अमीबी पेचिस एंड अमीबा और मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये तीनों पूछे बहुत जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तीनों ही आपके पूछे जाते हैं, तो तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए। सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वायरल टेस्ट विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? चार ऑप्शन है, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वर, इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम देखेंगे अगली वाली क्लास में, और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो एक साथ करेंगे। अब प्रश्न आगे ज्यादा देखेंगे क्योंकि थ्योरी हमारी जो है वो समाप्त हो गई। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।